वेलकम दिस इंटरव्यू एक्सपीरियंस सेशन। तो जैसा कि आप सभी जुड़ चुके हैं, अभी हमारे संग स्क्रीन पे 17 अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं जो कि हिंदी विषय के साक्षात्कार देकर के आ चुके हैं। हम वन टू वन करके आप सभी का अनुभव सुनेंगे और आपसे सीखेंगे कि ताकि आने वाले समय में अन्य अभ्यर्थियों को उससे सीख मिल सके। लेकिन उनसे पहले हम सभी देख लेते हैं कि अभी कोर्ट केस की क्या स्थिति है और उस पर क्या लेटेस्ट अपडेट है और आने वाले भविष्य में क्या रिजल्ट की संभावना नज़र आ रही है, चाहे मैथिली को लेकर के हो और हिंदी को लेकर के हो। तो उस कोर्ट से संबंधित केसों से संबंधित आदित्य जो कि एक्सपर्ट है इन सब मामलों में, तो मैं चाहूँगा आदित्य, आपने जो चीज़ों को परखा है अभी कोर्ट की स्थिति को लेकर के, आप अपनी बातों को रखें। आदित्य प्लीज। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी अभी अपन रिसेंटली देख रहे हैं कि कुछ कोर्ट केसेस हुई हैं हिंदी के इंटरव्यू के बाद हुई हैं, और वो मोस्टली उन एस्पिरेंट्स ने किया है जिनको एपीआई को लेकर कुछ नॉन ट्रांसपेरेंसी है। लाइक उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके मार्क्स जितने मिलने चाहिए थे उतने उन्हें अलॉट नहीं हुए थे, और जिसके नाते उनको इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। और मतलब क्योंकि हम लोग कोई भी लोग जो इसमें सब हिंदी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो शायद बेहतर बता पाए अगर उनका पर्सनली किसी पिटिशनर से जान पहचान है तो। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है इंटरनेट पे और हाई कोर्ट वगैरह के वेबसाइट पे, तो देखकर यही लग रहा है कि जो केस है अभी फिलहाल शायद कुछ दिन और चल सकता है, क्योंकि सबसे पहले ये केस जो था वो जस्टिस मधुरेश प्रसाद के बेंच पे गया था। फिर उन्होंने इस केस को रेफर संजीव प्रकाश शर्मा, जो पहले भी कमीशन को लेके 2-3 केसेस में जजमेंट दे चुके हैं, उनके बेंच पे अब जा चुका है। और मैथिली सब्जेक्ट का भी केस पेंडिंग है, तो वो भी लिस्ट नहीं हुआ है। और ये दोनों केसेस जो आप लोग सब जानते होंगे कि 21 नवंबर को होना था लिस्ट, तो उस समय भी लिस्टिंग नहीं हुई है, और नेक्स्ट डेट भी अभी तक कोर्ट के वेबसाइट पे तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि कोई नेक्स्ट डेट अभी आया है। हाँ, बस ये रिसेंट अपडेट है कि एक रीजॉइंडर फाइल किया गया है पिटिशनर की तरफ से। मैं बता देता हूँ क्या होता है कि जब आप सबसे पहले केस करते हो तो पिटीशन कहते हैं, फिर उसके जवाब में आयोग ने काउंटर एफिडेविट फाइल किया था, और काउंटर एफिडेविट का जवाब देने के लिए फिर से पिटिशनर ने एक रीजॉइंडर फाइल किया था। तो रीजॉइंडर जो है वो 21 नवंबर को फाइल हुआ है, और अब देखिए अब कितना टाइम लगेगा जब तक अब केस सुलझ नहीं जाता या चल रहा है नहीं आ जाता। मतलब जी शायद कुछ अच्छा कोई डिस्टरबेंस तक कंटिन्यू है कंटिन्यू आदित्य तो। कंटिन्यू। हाँ, तो खैर वो चीज हमें देखने को मिलेगा, बट आप लोग निश्चित रहें। एक चीज बहुत अच्छी बात है कि कोई भी इंटरिम ऑर्डर नहीं आया है, मतलब किसी भी तरह का स्टे वगैरह नहीं है। ये रिजल्ट पब्लिश भी आयोग कर सकती है, ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं है कोर्ट का कि रिजल्ट रोका जाए। और दूसरी चीज ये है कि अगर रिजल्ट पब्लिश भी होता है तो वो नीचे में, जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि अभी सारे रिजल्ट में लिख दिया जाता है कि दिस रिजल्ट इज सब्जेक्ट टू द जजमेंट ऑफ। अभी 2 केसेस ऑलरेडी पेंडिंग थे, वो रोस्टर को लेके था, 2020 का है केसेस, तो वो लिख देते हैं ये लोग कि उसका जो भी जजमेंट आएगा उस बेसिस पे ही आपकी नियुक्ति होगी या नहीं होगी, उस पर डिसाइड होगा। तो ये है, ये चीज है। लेकिन खैर इंतजार थोड़ा हो सकता है लंबा करना पड़े, या हो सकता है अगले वीक ही क्लियर हो जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि केसेस वगैरह में यही होता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, कभी एडवोकेट नहीं आते हैं, कभी पार्टी टाइम मांग लेती है कि सर हमें कुछ और समय चाहिए अपना रिप्लाई देने के लिए, और कभी कैरी फॉरवर्ड होता है। कैरी फॉरवर्ड का ये मतलब होता है कि केस लिस्ट ही नहीं हो पाया, मतलब उस दिन केस लगा लेकिन जज साहब जब तक टाइम खत्म हो गया और वो केस पहुंच ही नहीं पाया बेंच में। और तो अब देखिए ये है, बाकी आप लोग में से किसी को और कुछ इसके रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं अभी फिलहाल आई एम अ फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट एट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर। मैं राज का फ्रेंड हूँ, और मैं बहुत इनिशियली शुरू से मैं फॉलो कर रहा हूँ कमीशन का, जितना भी अपडेट्स है, जितने भी केसेस वगैरह होते हैं वो मैं फॉलो करता हूँ। आई एम नॉट अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट पटना हाई कोर्ट, तो मुझे वहां का नहीं पता एग्जैक्टली कि काउंटर एफिडेविट वगैरह में क्या फाइल किया गया है क्या नहीं किया गया, बट हाँ जो इंटरनेट पे जितनी चीजें उपलब्ध हैं वो मैं फॉलो करता हूँ। तो खैर आप लोग जितने भी हो, जिन्हें कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड।
ओके। जैसा कि मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ छोटे में, जैसा कि आदित्य ने आप सभी को बताया कि अगर हिंदी केस के रिगार्डिंग बात करें तो पहली बात तो आयोग रिजल्ट पब्लिश करने के लिए बाध्य नहीं है। उसे कोर्ट ने किसी तरह की बाध्यता नहीं लगाया है कि आप इस रिजल्ट को पब्लिश नहीं कर पाएंगे। लेकिन चूंकि एक नैतिकता भी होती है, उस नैतिकता के नाते कहीं ना कहीं आयोग रुका हुआ है कि अभी रिजल्ट पब्लिश नहीं कर रहा है। और जैसा कि आपको आदित्य ने रुकने की वजह भी बताया कि एक आयोग की तरफ से काउंटर अफिडेविट फाइल किया गया, और उस काउंटर एफिडेविट के जवाब में अभ्यर्थियों द्वारा पुनः रीज्वाइंडर डाला गया है, यानी कि उसके जवाब में पुनः अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिक्रिया दी गई है कोर्ट को। तो उस प्रतिक्रिया का दौर चलता रहेगा, अभ्यर्थी के द्वारा प्रतिक्रिया, फिर से आयोग के द्वारा प्रतिक्रिया, फिर से हो सकता है अभ्यर्थी द्वारा डाला जाए। तो अब इस पर कुछ स्पष्ट तौर पे कहा नहीं जा सकता कि रिजल्ट कब प्रकाशित होगा या इसका कोई डेट क्या होगा सुनिश्चित। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आयोग हिंदी के विषय में स्पेशली आयोग बाध्य नहीं है रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए, किसी तरह का कोर्ट की तरफ से इंटरिम ऑर्डर नहीं लगा हुआ है। तो अगर आयोग चाहे तो रिजल्ट कभी भी प्रकाशित कर सकती है। लेकिन चूंकि मैंने जैसा कि बताया कि नैतिकता भी कोई चीज होती है, इस वजह से नैतिक वजह से आयोग हो सकता है थोड़े दिनों तक और रुका रहे। तो ये चीजें हैं। और लेकिन अगर इंटरव्यू एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो चूंकि अभी आप सभी का रिजल्ट नहीं प्रकाशित हुआ है, तो ये हम लोगों के लिए खासकर अन्य विषय के जो अभ्यर्थी हैं जो मेरे यूट्यूब पे के माध्यम से जुड़े हैं या फिर फेसबुक लाइव पे जुड़े हैं, तो उनके लिए आप सभी का अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अभी आप पक्ष रहित हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट अभी प्रकाशित नहीं हुआ है। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा नहीं पॉजिटिव है ना ही बहुत नेगेटिव है, तो आपके जो भी एक्सपीरियंस होंगे बड़े ही न्यूट्रल होंगे। तो ये आने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो आपके एक्सपीरियंस को सुनेंगे ये बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन है। एनीवे थैंक यू आदित्य, आपने इंटरव्यू कोर्ट संबंधित सभी पहलुओं को रखा। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसे हैं जो कि कोर्ट केस संबंधित अगर किन्हीं के मन में कौतूहल हो तो ब्रीफ में अपने प्रश्न को रखें, इसके बाद हम लोग इंटरव्यू एक्सपीरियंस सेशन को शुरू करते हैं। सर मुझे कुछ पूछना है। जी हाँ। सर ये क्या रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद अगर किन्हीं की नियुक्ति हो जाती है और फिर कोर्ट का यदि कोई आदेश आता है तो क्या उस नियुक्ति को भी फिर से रद्द की जा सकती है? बिल्कुल रद्द की जा सकती है, व्हाई नॉट। बट एक चीज़ समझिए, वो बहुत रेयरर ऑफ द रेयर केस में ऐसा होता है कि ज्वाइनिंग हो जाने के बाद या फिर उस पर किसी तरह का उलटफेर होता है। वैसे आदित्य इस पर आपकी क्या राय है, जल्दी से ब्रीफ में? इसमें मैम आप देखेंगी जब रिजल्ट आएगा तो आयोग नीचे में खुद ही मेंशन कर देगा अगर किसी भी तरह का केस है तो। अभी हम लोगों ने जितने भी रिजल्ट देखे उसमें आई थिंक 2 केसेस है राज, 2020 के जो रोस्टर को लेके था। वो दोनों केसेस का ज़िक्र आयोग करता है कि ये रिजल्ट जो है इट विल बी सब्जेक्ट टू द जजमेंट ऑफ दैट केस। उस जजमेंट में जो भी कहा जाएगा कोर्ट के द्वारा उसको मानना पड़ेगा। तो खैर आप इसके लिए वैसे निश्चिंत रहें, अगर एक बार नियुक्ति हो जाती है तो बहुत मुश्किल है कि किसी भी तरीके से नियुक्ति को रद्द किया जाए या प्रक्रिया को रद्द किया जाए। लास्ट टाइम बीपीएससी वाले केस में तो कुछ गलतियां हुई भी थी, लेकिन इतने ज्यादा इंटरव्यूज हो चुके थे इतने सारे सब्जेक्ट्स के कि कोर्ट ने ही कहा कि चलो ठीक है, अब प्रोसेस पूरी तरह से हो चुका है तो अब उसको रद्द करने का कोई ऐसा फायदा नहीं है। जैसे वेटिंग लिस्ट पे बहुत पिछली बार केस हुआ था, आप देख रहे होंगे कि रिजल्ट आता है वेटिंग लिस्ट नहीं बनता है। मानिए रिजल्ट आया, कुछ कैंडिडेट्स नहीं ज्वाइन करते हैं तो कोई नीचे के लोगों का कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है कि जो उनके जगह पे जाएंगे। लास्ट टाइम बीपीएससी को ये हाईकोर्ट ने जजमेंट में कहा भी कि आप एक वेटिंग लिस्ट बनाएं ताकि कोई सीट खाली रह जाता है तो उसको भरा जा सके, बट उसको लेके कुछ किया नहीं गया। तो खैर जजमेंट आता है और अब उसका कितना इफेक्टिव ऑर्डर का मतलब इम्प्लीमेंटेशन होगा वो सब बहुत आने वाले टाइम में देखा जाएगा। बट आप निश्चिंत रहे, अगर एक बार ज्वाइनिंग हो जाएगी तो बहुत मुश्किल है कि कुछ ऐसा हटाया जाए या नियुक्ति रद्द किया जाए, बहुत मुश्किल है अनलेस आपका कोई आपके सर्टिफिकेट वगैरह में कुछ गलतियां ना निकल जाए, मतलब वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो ये है। ओके, थैंक यू। धन्यवाद सर। ओके ओके, धन्यवाद पूजा मैम। थैंक यू आदित्य। आई थिंक कोर्ट के संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पहलू थे हम सभी ने इन सब चीज़ों को रख दिया है, ताकि अन्य जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनके मन में कौतूहल है कि कोर्ट को लेकर के क्या स्टेटस है, वो सभी चीज़ें जान चुके होंगे। तो अब हम सभी 1 to 1 चाहेंगे कि एक एक अभ्यर्थी जो कि इंटरव्यू दे चुके हैं हिंदी विषय के, तमाम 17 अभ्यर्थी हैं उन सभी को हम लोग बुलाना चाहेंगे। और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस चैनल के माध्यम से 5 राज्यों के अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं।
तो ये एक समग्र अनुभव हम सभी को मिल पाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल बिहार के ही अभ्यर्थी हैं, समग्र रूप से अनुभव मिल पाएगा। और चूँकि जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि अभी रिज़ल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है, इसलिए अभी जो एक्सपीरियंस निकल के आएगा ना, पक्ष रहित होगा। तो ये चीज़ें हैं, तो हम सभी वन टू वन चाहेंगे कि बुलाएँ। अभी हम सुभाष सर को चाहेंगे कि आप स्क्रीन पे आ जाएँ। सुभाष सर, काइंडली अनम्यूट या। जी सर। जी जी सर। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे। सुभाष सर के बारे में ब्रीफ में थोड़ा बताना चाहूँगा। सर का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के माध्यम से एक बार हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू भी लिया था और बहुत ही बेहतरीन उन्होंने मॉक इंटरव्यू में भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया था और उस समय ही मुझे लगा था कि नहीं, सर के अंदर तो बहुत सारी क्वालिटीज़ भरी हुई हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, सर ऑलरेडी लेवल 10 सैलरी वेतन पे उठा रहे हैं। ये परमानेंट फैकल्टी मेंबर हैं, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं उत्तराखंड में। लेकिन अपरिहार्य कारणों से सर की निजी चाहत है कि बिहार में वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन करें, इसलिए यहाँ पर उन्होंने अप्लाई किया है। वैसे सर अभी परमानेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर ऑलरेडी कार्यरत हैं। तो सुभाष सर, आप अपने अनुभव को बताएं कि कैसे-कैसे क्या रहा, और सबसे पहले ये भी चीज़ों को मैंने जैसा कि पॉइंटेड किया कि आप वहाँ पर गए तो क्या इससे कुछ अंदाज़ा लग पाया कि आपके कितने रिसर्च पेपर काउंट हुए, या फिर आपको अपने एपीआई स्कोर का भी कोई चीज़ आइडिया लग पाया? तो आपको जो चीज़ें लगता है जी सर जो कि सभी अभ्यर्थियों को जानना चाहिए, उनके लिए लाभकारी होगा, आप अपनी बातों को रखें। जी सर। प्रणाम सर, आप सभी को सादर प्रणाम। और राज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले राज सर, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि जब हम वहां पर गए, जिस दिन हमारा वेरिफिकेशन था सर, अब से मैं बात शुरू कर सकता हूँ ना सर? हेलो। बिल्कुल, हेलो बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, मेरा इंटरव्यू जो था वो 4 तारीख को था, साक्षात्कार 4 नवंबर 2022 को। सर जैसे ही मैं गया, वहां पर हम लोग पहुंचे, सभी लोग पहुंचे, मैं भी पहुंचा समय अनुसार। तो वहां पर टेबल बनी हुई है, टेबल 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार की टेबल बनी हुई रहती हैं। और प्रत्येक अभ्यर्थी का अनुक्रमांक जो है, यूआईडी नंबर जो है, उस पर लिखा हुआ होता है और उसी के अनुसार हमें अपने वेरिफिकेशन के लिए अंदर कार्यालय में, जहाँ पर जो गुरुजी लोग हैं जो अंदर वेरिफिकेशन कार्य कर रहे हैं, वहां पर हमें 1 टू 1 बुलाया जाता है और फिर वेरिफिकेशन का कार्य होता है। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, हम सभी आपको सुन पा रहे हैं बहुत अच्छे से। जी जी सर। तो सर मैं जैसे ही पहुंचा राज सर वहां पर, जो वेरिफिकेशन कार्य जहां पर चल रहा था, तो मैंने पाया सर, मुझे ऐसा आभास हुआ, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, क्योंकि हमारे साथ सभी मित्रगण जुड़े हुए हैं जो साक्षात्कार देकर आए हैं हिंदी विषय का। तो मुझे ऐसा लगा कि वहां पर ही हमको पता चल जा रहा है कि हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काउंट हुआ है या नहीं हुआ है, हमारा कौन सा शोध पत्र काउंट हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि वहीं पर हमें लग जा रही है, क्लियर हो जा रही है, हमको पता चल जा रहा है सर कि क्या हमारा जुड़ा है और क्या नहीं जोड़ा गया है। क्योंकि सर जो हमारी फाइल बनाई गई है, जैसे मेरी फाइल 28 नंबर की फाइल थी, उन्होंने 28 नंबर था मेरा, तो 28 नंबर की फाइल, तो मैंने उनसे कहा कि सर मुझे मेरी फाइल देखनी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप फाइल, मैंने कहा जी सर, तो उन्होंने फाइल दे दी, आराम से दे दी। मैंने फिर फाइल को देखा सर, तो उसमें सब कुछ था। पर राज सर, आपसे पहले भी जुड़ा हूं मैं, तो और बात बताई थी आपने, जो कि सच भी निकली है सर, कि आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। तो सर उन्होंने सारी चीजों पर टिक किया, सही का निशान लगाया, परंतु मेरा जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था, उन्होंने नहीं तो उस पर दृष्टिपात किया और न ही उन्होंने सही का निशान लगाया। मैं बहुत अच्छे से, तैयारी भी ठीक है सर, और चूंकि मेरा 12 वर्ष का शिक्षण अनुभव भी है और आप जैसे विद्वान लोगों के संपर्क में रहने से बहुत कुछ सीखा हूँ, समझा हूँ। खैर, व्यक्ति का समाजीकरण पूरी जीवन भर चलता रहता है, पर बावजूद इसके आप जैसे विद्वान लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ। तो सब कुछ ठीक था, परंतु एक जो होता है मन में, एक दुख का सा आभास हुआ कि अगर ये चीज करा ली होती तो सही होता। संभवतः अगर ये ढंग से विज्ञापन को पढ़ लिया गया होता तो सही होता। फिर के बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर मेरा ये काउंट नहीं हो रहा है सर्टिफिकेट। उन्होंने कहा देखिए, जो होना था हो चुका है, आप आराम से जाइए और रिलैक्स होकर के अपना साक्षात्कार दीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो राज सर, मुझे लगता है कि वहीं पर हमें पता लग जाता है जब हम अपनी फाइल को
पढ़ते हैं, ये अलग बात है सर कि कितने लोगों ने उनसे वह फाइल लेकर के और पढ़ी है या देखी है। उसमें एक 2 पेज का है सर, जिसको अक्सर आप भी प्रदर्शित करते रहते हैं राज सर अपने यूट्यूब चैनल पर। तो वैसे ही एक फाइल के अंदर 2 पेज है, उस पर लिखा हुआ है सर वो सब कुछ जो बताया था सर आपको। उसके बाद सर फिर हम साक्षात्कार देने के लिए उधर 8वें तल पर गए, जहाँ पर हमारा साक्षात्कार चल रहा था। तो साक्षात्कार जो पूरा जो एक पूरी जो एक मंडली है वह साक्षात्कार जो ले रहे थे, उसमें 4 सदस्य थे सर। एक जो अध्यक्ष होते हैं वो थे, और बोर्ड के अध्यक्ष, और 3 सदस्य, और उसमें से 2 सदस्य जेंट्स थे और एक लेडीज थी। तो उनमें से अध्यक्ष महोदय ने, जैसे ही मैंने अंदर गया, थोड़ा नर्वस था सर, क्योंकि नर्वस होना स्वाभाविक है, हो जाता है, परंतु नर्वस होना नहीं चाहिए। हल्की सी नर्वस था मुझे, हल्का सा घबराहट सी हुई जब मैंने अंदर प्रवेश किया, परंतु जैसे ही मैं बैठा, रिलैक्स हो गया। उसके पश्चात अध्यक्ष महोदय जी ने नाम नहीं पूछा, परिचय नहीं पूछा, केवल इतना पूछा, आप ये बताइए आपने बीए कहाँ से किया है। और यही शब्द थे सर जो मैं बोल रहा हूँ कि आपने बीए कहाँ से किया है, आपने एमए कहाँ से किया है, आपने पीएचडी कहाँ से की है। और फिर उन्होंने विस्तार रूप में ये कहा कि बीए आपका 2007 का है, हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड से है। एमए आपका 2010 का है। इसके बीच में आपने क्या किया है? तो राज सर मेरा 2009-8 में बीएड है, 2008 में मेरा बीएड था, सॉरी 8 में मेरा एमए फर्स्ट ईयर था, 9 में मेरा बीएड था, और फिर 10 में मेरा एमए फाइनल था, और उसी समय का नेट था। तो उन्होंने ये पूछा कि आपका ये जो गैप हुआ है ये किस कारण से हुआ है। उनको बताया गया कि इस कारण से हुआ है। उसके पश्चात सर उन्होंने कहा कि अच्छा पीएचडी यहाँ से हुआ आपका 2016 में, ये बताइए आप करते क्या हैं वर्तमान में। मैंने सर उनको बताया कि मैं ऐसे सर असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय जिखोली जनपद रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से हूँ। अच्छा, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए आप कि आप कौन कौन से पेपर पढ़ाते हैं। तो पेपरों के नाम बताया सर। जो प्रश्न पत्र मैं पढ़ाता हूँ, मैं बीए में हूँ सर, यहाँ हमारे यहाँ बीए स्तर पर कक्षाएं संचालित होती हैं, हमारे महाविद्यालय में एमए स्तर पर हमारे यहाँ कक्षाएं संचालित नहीं होती हैं। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर हिंदी भी पढ़ाता हूँ, हिंदी का साहित्य और उपन्यास साहित्य भी पढ़ाता हूँ, इसके साथ साथ प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य मंजूषा भी है। इस प्रकार की बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलिए। उसके बाद सर जो दूसरे सदस्य थे, बोर्ड मेंबर थे, उन्होंने पूछा आप ये बताइए आपका रिसर्च किस पर है, आपका जो शोध विषय था वह क्या था। तो सर मैंने उनको बताया कि सर मेरा जो शोध विषय था वह था श्रीलाल शुक्ल के हास्य व्यंग्य साहित्य का मूल्यांकन। तो फिर उन्होंने पूछा कि हास्य और व्यंग्य का अर्थ बताइए, कि हास्य और व्यंग्य का बताइए, हास्य और व्यंग्य का एक साथ पूछा। फिर उन्होंने करेक्ट किया इस क्वेश्चन को और बोला कि तुरंत एकदम कि आप हास्य को छोड़िए, व्यंग्य बताइए कि व्यंग्य क्या होता है। तो सर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक परिभाषा है, वो जब मैंने वर्क किया था उस समय भी वो कोड की थी उसमें। तो उन्होंने कहा कि व्यंग्य एक धारदार हथियार है, जिस पर आप व्यंग्य कर रहे होते हैं वह तिलमिला उठता है और व्यंग्य करने वाला अधरोष्ठों से मुस्कुरा रहा होता है। ये बोल के उन्होंने कहा बहुत अच्छे। उसके बाद सर आगे बढ़े, उन्होंने कहा श्रीलाल शुक्ल का बताइए कि श्रीलाल शुक्ल के बारे में क्या जानते हैं आप, उनके बारे में बताया। इसी बीच एक प्रश्न आया सर, उस पर मैं उनका जवाब नहीं दे पाया सर। उन्होंने कहा आप राग दरबारी का अर्थ बताइए। तो राज सर सुभाष सर, एक्चुअली थोड़ा समय अभाव है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को हम सभी को सुनना है, तो प्रश्नों की ओर बहुत ज़्यादा फोकस ना हो करके आप उन सब पहलुओं को रखें जो कि कॉमन सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होंगे और जो फेस करने को मिले, चूंकि यहाँ हाँ जी। तो सर मुझे लगता है एक बात तो राज सर ये है कि जो हमारे शोध का विषय है उसके बारे में वो ज्यादा पूछ रहे हैं सर। जो मुझे लगा सर शोध के विषय पर जो आपका शोध कार्य है उसको आप अच्छे से पढ़ करके जाएंगे वहां, जो भी आने वाले समय में जो भी कैंडिडेट है वो अपना साक्षात्कार देंगे, जो भी अभ्यर्थी अपना साक्षात्कार देने जाएं तो अपना जो शोध का विषय है और जो हमारी थीसिस है उसको अच्छे से पढ़कर जाएं, क्योंकि
मुझे लगता है सर वहीं से ज़्यादा प्रश्नों को पुट अप कर रहा है। वहीं से जितने भी बोर्ड मेंबर हैं, उसके साथ-साथ जो आप पढ़ा रहे हैं, वो क्लास में पढ़ाने के लिए आपसे बोल रहे हैं कि आप कक्षा पढ़ाइए। और कक्षा में कोई एक कक्षा में ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि किसी टॉपिक को आप पर नहीं लाद रहे हैं बोर्ड मेंबर सभी लोग कि आप स्पेसिफिक इसी टॉपिक को आपने पढ़ाना है। आप कोई एक अच्छा-सा टॉपिक तैयार करके लेके जाइए और उसी पर उन्हें उस विषय की ओर ले जाइए। जैसा कि मुझसे पूछा गया कि आप पढ़ाते हैं, तो आप कहानी मैंने कहा जी सर कहानी और उपन्यास कथा साहित्य पढ़ाता हूँ, तो उन्होंने कहानी के बारे में पूछा कि कौन-सी कहानी आपको बहुत अच्छी लगती है और क्यों लगती है? तो बताया शेखर जोशी की है सर, कोसी का गठवारे कहानी हमारे यहाँ सिलेबस में लगी हुई है। तो वो एक शोध विषय, शोध के बारे में सब कुछ जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारियाँ और इसके साथ-साथ जो आप टीचिंग कर रहे हैं, उसमें से कोई एक बहुत अच्छा प्रश्न पत्र होता है जिसमें हम बहुत अच्छा अनुभव करते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं, उसको अच्छे से तैयार करके जाइए। और इसके साथ-साथ तीसरी और अंतिम और महत्वपूर्ण बात यह है कि घबराना नहीं है, नर्वसनेस नहीं लानी है अपने अंदर। बहुत ही सहजता से, बहुत ही सरलता से अपनी बातों का प्रत्युत्तर देना है, उनकी बातों का प्रत्युत्तर करना है, क्योंकि सहजता और सरलता ही एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से मुझे लगा, क्योंकि सर मैं असहज हो रहा था परंतु असहज नहीं हुआ और सही रिस्पॉन्स मुझे मिला। अच्छा रिस्पॉन्स था जो साक्षात्कार जो बोर्ड था उसका बहुत ही सकारात्मक रवैया था। पर एक प्रश्न में मैं बहुत दुविधाजनक स्थिति में आ गया था सर, क्योंकि एक बोर्ड मेंबर जो थे उनमें से उन्होंने मुझे चलते हुए सिर्फ यह कहा कि आप बिहार पहली बार आए हैं तो घूम लीजिए, और हल्का मुस्कुरा भी रहे थे। तो दो बातें उसकी निकलती हैं सर, या तो उन्होंने मुझ पर व्यंग्य किया क्योंकि मेरा शोध विषय भी व्यंग्य वाला है सर, और या वो हो सकता है कि सर गंभीर हो। तो राज सर मेरा यही अनुभव रहा साक्षात्कार का। वैसे साक्षात्कार का रवैया बहुत ही सार्थक था और बहुत-बहुत अपने सभी प्रश्न पत्र, अपने जो भी हमारे जो भी वो होते हैं समस्त प्रमाण पत्र होते हैं उनको अच्छे से ले जाएं आप। एक भी प्रमाण पत्र छूटना नहीं चाहिए, और जो आने वाले समय में जो अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं उनकी जो फाइल बनी हुई है उसको लेकर के वो जरूर देख लें। वेरिफिकेशन जो लोग कर रहे होंगे उस फाइल को जरूर देख लीजिए और वहां पर आपको कंफर्म हो जाएगा आपका कौन सी चीज काउंट हुई है और कौन सी नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम सर। नमस्कार। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ एक बताया कि जो भी अभ्यर्थी वहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ पर अगर अपने फ़ाइल को वहाँ से डिमांड करते हैं कि सर मैं एक बार अपना फ़ाइल पर्सनल देखना चाहूँगा, तो वहाँ पर आप अपना पर्सनल फ़ाइल अगर माँगते हैं तो उससे कहीं न कहीं आपको ये अंदाज़ा उसी समय लग जाएगा कि आपके रिसर्च पेपर, एक्सपीरियंस और तमाम चीज़ों को कंसीडर किया गया है या नहीं किया गया है। एक चीज़ मैं जी स्पष्टीकरण सर। कर दूँ, जैसे जी कि सर। मैंने सुभाष सर के बारे में बताया कि ये परमानेंट फैकल्टी हैं अभी उत्तराखंड में। तो आपके मन में ये होगा कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि इनको एक्सपीरियंस का नंबर नहीं दिया गया था। चूँकि आयोग के द्वारा जो फॉर्मेट तैयार किया गया था और वैकेंसी, अगर आपने एडवर्टाइज़मेंट को ही पढ़ा होगा, तो वहाँ पे काउंटर साइन बाय द रजिस्ट्रार कहा था, और काउंटर साइन का तात्पर्य ही होता है कि उससे पहले किसी ने ऑलरेडी साइन कर रखा हो और उसको रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित किया जा रहा हो। लेकिन सुभाष सर के केस में था क्या कि इनके एक्सपीरियंस पे केवल रजिस्ट्रार का सिग्नेचर था, प्रिंसिपल या हेड ऑफ द अथॉरिटी का नहीं था। इस वजह से कहीं न कहीं ये इससे वंचित रह गए हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट कंसीडर नहीं किए गए हैं। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि आप वहाँ पे सर जी। सर जी, सॉरी फॉर इंटरप्ट। प्राचार्य महोदय जी का था परंतु रजिस्ट्रार साहब का नहीं था ओके, सर। ओके, जी ओके। सर। प्राचार्य का था, रजिस्ट्रार का नहीं था। तो यही चीज़ है, इस वजह से कहीं न कहीं सुभाष सर एक्सपीरियंस से वंचित रह गए, बट इनका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, जैसा कि आप सभी इनसे सुनकर ही समझ गए होंगे। तो होप है कि आने वाले समय में सर का रिजल्ट हम लोग देखें, चयनित लिस्ट में सर का चयन हो। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं सर। और हम अगले अभ्यर्थी जी, धन्यवाद। अगले अभ्यर्थी की ओर चलेंगे और लास्ट में जिनको भी अपने-अपने प्रश्न पूछने हैं, वो अपने-अपने प्रश्न लिख कर के रखे रहें, याद करके रखे रहें। आप लास्ट डॉक्टर दिवाकर चौधरी सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। 1 मिनट सर, मैं आपको स्क्रीन पे क्या आप ले लूँ। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर, बिल्कुल। 1 सेकंड। हाँ, आप चा हमारे जितने भी गणमान्य विद्वद्जन उपस्थित हैं, सबको नमस्कार, सबको शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आप सर मेरी चाहें तो आवाज़ आ रही है क्या? सर अपने स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं, अगर आपको किसी प्रकार की आपत्ति ना हो तो, अन्यथा कोई नहीं, नहीं। नहीं, 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 कोई कोई आपत्ति नहीं।
जी, अरे कोई नमस्कार। आपत्ति नहीं है। सब लोगों को नमस्कार। जी। हाँ, सबसे पहले जैसा कि सुभाष सर ने पहले भी बताया है, हम लोग जैसे ही साक्षात्कार के लिए नियत समय और तारीख को पहुँचते हैं, तो हम जैसे ही कमरे में जाते हैं, तो वहाँ बहुत सारी कुर्सियाँ लगी हैं, जहाँ बैठ के आप अपने पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ एक बोर्ड पे जैसे ही हम अंदर घुसते हैं ना, तो दाहिने हाथ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, जिसपे हमको इस प्रमाण पत्र को किस ऑर्डर में रखना है। लगा है 2 प्रति में हमें बनानी है, जो ऑर्डर लगा हुआ है ना, उसी ऑर्डर में लगाना है और पिन नहीं करना, ये ध्यान रखें। तो हमें ना क्या कहते हैं उसको, स्टिक लगा करके जो है, जो धागा लगा करके उसको बांध के ले जाना है। फिर उसके बाद हम इंतजार करते हैं। हमारा जो टेबल तय होता है, जैसे 5-5 के टेबल में काम होता है, एक टेबल से लगभग 10 अभ्यर्थी होते हैं। तो जैसे ही आपका नंबर आता है ना, आपको बुलाया जाता है कि टेबल नंबर इतने पे कोई है जिनका पेपर कंप्लीट है, आप जाते हैं। आपको वहाँ फाइल दिखाया जाता है, अगर आप चाहते हैं तो आप अपना स्कोर देख सकते हैं। थोड़ा सा लाउड सर, थोड़ा सा लाउड अपनी बातें रखें। जी जी, समझ जाता हूँ। हाँ, तो जैसे ही आप अंदर जाते हैं ना, आपने जो ऑनलाइन के समय जो आपने पेपर दिया हुआ है, वो आपसे एक एक करके मांगा जाता है, फोटोकॉपी भी, और आपके जो मूल प्रमाण पत्र है ना, वो भी। जो भी हमारे बंधु देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि जितने भी आपने आवेदन में दिए ना, उनके सारे मूल प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, वो अनिवार्य है। हालांकि बोर्ड को मैंने देखा है कि 1-2 अभ्यर्थी हैं जिनके पास मूल प्रमाण पत्र उस वक्त नहीं था, उनको वक्त दिया गया, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करें कि आपके जितने भी मूल प्रमाण पत्र है वो आपके पास होने चाहिए। 2 प्रति बनानी है, जैसे ही आप अंदर जाएंगे वो ऑर्डर में आप कर लेंगे, ताकि आपको असुविधा नहीं होगी और वक्त भी कम लगेगा। उसके बाद जब आपका पेपर वेरीफाई हो जाता है, आपको बता दिया जाता है, जैसे ही आपका नंबर आता है कि आपको अगली बिल्डिंग में जाना है, 8वें तल पे, और वहाँ एक कमरा बना है जिसमें आपका सारा पेपर होता है, सारा फाइल वहाँ भी होता है। वहाँ जब आप जाते हैं, तो ये बाध्यता नहीं है कि किसको किस इंटरव्यू बोर्ड में जाना है। 5 बोर्ड बने हुए हैं, एक में अध्यक्ष महोदय खुद होते हैं और बाकी में बोर्ड के अन्य मेंबर होते हैं जो अध्यक्ष होते हैं। बाकी 3 मेंबर होते हैं जो आपके विषय के एक्सपर्ट होते हैं। तो अब जब आप वहाँ आप जाते हैं, तो वहाँ आपको कोडिंग करके एक पेपर दिया जाता है और सिर्फ वही पेपर लेके आपको अंदर जाना होता है। तो मेरा 4 तारीख को इंटरव्यू था, दूसरे सत्र में, और संयोग से मेरा जो हमारे बीएसपीएससी के अध्यक्ष महोदय हैं, डॉक्टर राजवर्धन आजाद, उन्हीं के बोर्ड में, यानी बोर्ड नंबर 1 में मेरा इंटरव्यू। तो जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने अनुमति ली। जाते ही उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपना पेपर दे दें और बैठ जाएं। एकदम सहजता से, मतलब हमारे जो लोग देख रहे हैं आपके चैनल को या देखेंगे, मैं बताना चाहूंगा कि वहाँ किसी भी तरह की परेशानी आपको महसूस नहीं, एकदम कंफर्टेबल आप वहाँ जा सकते। और जाने के बाद उन्होंने मुझसे सीधे पूछना शुरू किया कि भाई आपने जो बीएस किया है, वो आपका शोध का विषय क्या है। तो मुझसे जो सवाल किए गए, वो बेसिकली मेरे शोध से संबंधित किए गए, जो रिसर्च पेपर है उससे संबंधित किए गए। और क्योंकि उनको पता होता है कि आप बिहार से अगर हैं या भारत के किसी दूसरे राज्य से हैं, तो आप कहाँ से, तो वो आपके क्षेत्रीय कुछ सवाल पूछ सकते हैं। जैसे कि मुझसे उन्होंने पूछा, उनको पता था कि मैं सीतामढ़ी से हूँ, मुजफ्फरपुर से मैंने किया है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मुजफ्फरपुर की भाषा क्या है, सीतामढ़ी की भाषा क्या है। तो मैंने उनको बताया कि सीतामढ़ी में बज्जिका बोली जाती है और मुजफ्फरपुर में अंगिका। तो उन्होंने तुरंत पूछ दिया, एक दूसरे जो मेंबर थे उन्होंने पूछा कि आप बताएं कि अंगिका और बज्जिका में क्या फर्क है। मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने पूछा कि इसको बज्जिका क्यों कहते हैं। मैंने उनको बताया कि मध्य प्रदेश की राजधानी थी, वहाँ की भाषा होने के कारण इसको बज्जिका कहा गया। फिर उन्होंने पूछा कि अंगिका क्यों कहा गया, फिर मैंने ऐसे ही बताया, आंध्र प्रदेश की भाषा थी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपने शोध क्या किया है। मैंने उनको बताया कि मैंने गोपाल सिंह नेपाली पे किया है, गोपाल सिंह नेपाली की काव्य प्रवृत्तियों का अनुशीलन। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये प्रवृत्तियां क्या होती हैं। मैंने उनको बताया कि कोई भी साहित्यकार जो अपने जीवन में महसूस करता है, यानी कि प्रश्न के अपने प्रश्न, काव्य में, यानी कि प्रश्न से ही प्रश्न निकलते जा रहे थे, प्रश्न से ही प्रश्न निकलते जा रहे थे। बिल्कुल। और आपको मौका नहीं दिया जाएगा कि आप ये इंतजार करें कि भाई मैं सोचूं और बोलूं। वो जो भी आपसे पूछते हैं, आप सहजता से बता सकते हैं। अच्छा अच्छा, और वो लगातार आपसे पूछते जाएंगे। जैसे 3 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष, हालांकि मुझसे अध्यक्ष महोदय ने भी कई सवाल किए। सबसे पहले आपसे प्रश्न किन्होंने पूछा था? अध्यक्ष महोदय ने ही पूछा था क्या? सबसे पहले जी जी जी,
सबसे पहले मुझसे आजाद सर ने ही सवाल किया था मेरे शोध से संबंधित। सबसे पहले आप गए तो क्या मैंने आपसे जब शोध संबंधित ही प्रश्न पूछे गए या फिर कोई जी, जाते ही नहीं सर, जाते ही मुझसे सबसे पहला जो सवाल किया गया, वो यही किया गया कि आपने किस विषय पे शोध किया है? मैंने उनको बताया कि मैंने गोपाल जी नेपाली जात प्रवृत्तियों का अध्ययन विषय पे शोध किया है। तो उसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। क्या आपको क्लास मैं लेने के लिए थोड़ा-सा भी नर्वस हो रहा। क्लास लेने के लिए भी जी, कहा मैं है? बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ। मैं जल्दी-जल्दी में ही अपनी बात खत्म करूँगा। जी, जी, जी। तो मैं थोड़ा नर्वस हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप एकदम सहज रहें, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको पानी चाहिए तो मैं बनवा देता हूँ। फिर मैंने जो बताया ये 3-4 सवाल किए गए, लगभग 15 से 20 मिनट मेरा इंटरव्यू चला। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपको परेशानी नहीं हो, तो कोई एक टॉपिक तो आप पढ़ाना चाहें। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं पढ़ा सकता हूँ। तो जब मैं खड़ा हुआ, तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि नहीं, आप बैठ के भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये नैतिक रूप से ठीक नहीं लगता है। तो मैं खड़ा होकर ठीक, मैंने कहा कि सर मैं ठीक बता सकता हूँ। तो मैंने काव्य के जो रूप होते हैं वो मैंने एक-एक करके बताया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, धन्यवाद, आप जा सकते हैं। अच्छा सर क्या आपको भी अपना एपीआई स्कोर पहले पता चल गया था जैसे कि सुभाष सर को हम लोगों ने सुना उनको पहले ही वो आंदा अगर आप जी, जैसे ही आप अंदर जाते हैं ना वेरिफिकेशन के समय, हाँ तो आपको अगर थोड़ा-सा अगर आप सहज हैं, अगर आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे, तो आपका जो फाइल होगा ना वो निकालते हैं और आपके सामने ही वो पलटते जाते हैं। जो-जो पन्ना होता है ना उसको वो टिक करते हैं। तो उसी समय आपको पता चल जाएगा कि आपकी किस-किस चीज़ को उन्होंने चिन्हित किया है। उसपे वो आपका साइन भी लेते हैं। एक पेपर होता है, जी जिसपे वो जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं ना, वो उसपे वो टिक करते हैं या क्रॉस करते हैं और उसके नीचे आपका साइन लेते हैं। अच्छा यानी जो जो टिक लगाते हैं या क्रॉस करते हैं वो आपके सामने ही लगाते हैं और उसी समय सिग्नेचर भी लेते हैं जी। उसपे वो सिग्नेचर लेते हैं और दोनों जो आपका दो जो प्रति में आप जमा करते हैं ना, वो दोनों के साथ वो अंदर भेज देते हैं। फिर अंदर साइन होता है, जो सचिव होते हैं, हाँ जो हेड वहाँ होते हैं, बोर्ड मतलब जो आपके टेबल के हेड होते हैं, वो साइन करते हैं, वो फिर अगले बिल्डिंग में भेज दिया जाता है। फिर जैसे ही वहाँ से कॉल आता है कि आप साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को भेजें, फिर वो आपको बुलाते हैं कि सर आपका नंबर आ गया, आप आएँ। तो 5-5 के क्रम में सामान्यतः बुलाया जाता है। अगर आपको जल्दी हो तो आप वहाँ बोर्ड में बोल सकते हैं कि सर मैं मुझे अभी भेज दिया जाए, तो वो आपको उसी समय भेज देते हैं इंटरव्यू। ऐसा नहीं है कि नहीं आपका नंबर आएगा तभी भेजा जाए। अच्छा अच्छा यानी पहली बात तो ये निकल गया कि अगर अभ्यर्थी सजग हो तो वो उनको उसी समय भी पता चल जाता है कि उनका एपीआई स्कोर क्या है जी, बिल्कुल। ओके ओके और सर आपने एक चीज़ और और सर बताया एक चीज़ जी हाँ कहें कहें नहीं सर, आप पूछ लें। नहीं नहीं आप कुछ कह रहे थे महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकता है छूट जाएंगी इसलिए आप कहें अपनी बात जी, मैं भी भूल गया, रिकॉल अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा आप एक बार इट्स ओके मैं ये पूछना चाह रहा था जैसे कि आपने कहा कि 5 रूम बने हुए हैं 5 बोर्ड बने हुए हैं तो वो एट रैंडम किसी रूम में भेजा जा रहा था राइट पहले से डिसाइडेड ऐसा नहीं रहता था नहीं, कोई डिसाइडेड नहीं होता और ये भी नहीं होता है कि जैसे एक बोर्ड में अगर 20 लोगों का इंटरव्यू होना है, तो 20वें नंबर वाले 20वें नंबर पे जाएँगे, ऐसा भी नहीं। आप चाहें तो पहले भी बोल सकते हैं कि सर मैं जाना चाहता हूँ, तो आप मुझे जैसे ओके मैं अपनी ही बात बताता हूँ हम्म कि मुझे थोड़ा ना मुझे भूख लगी हुई, मैं हम्म काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था और मैं बाहर निकलना नहीं चाह रहा, तो मैंने कहा कि सर मैं आ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि आप 5 मिनट रुकिए, आप पहले इंटरव्यू ही दे दें हाँ और उन्होंने उसी समय भेज दिया। अच्छा अच्छा तो ओवरऑल अगर हम लास्ट में ये पूछना चाहें आपसे कि आपको क्या लगा इंटरव्यू प्रोसेस फेयर है या फिर क्या है कुछ भी जी, मैं यही मैं कहना चाह रहा था। हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं ना आपके चैनल के माध्यम से, मैं उनको यही कहना चाहूँगा और आश्वस्त भी करना चाहूँगा कि मैंने जो वहाँ महसूस किया ना कि मुझे कोई अनफेयर चीज़ें वहाँ नहीं। और जो इंटरव्यू बोर्ड में जो मेंबर थे ना, वो बिल्कुल ही सहज भाव से आपसे पूछ रहे थे। अगर आपको उनको लग रहा था कि आप नर्वस हैं, तो वो खुद बोल रहे थे कि नहीं, आप जिस पोज़ीशन में कंफर्टेबल हैं ना, आप बैठ। थैंक यू आपको पानी के लिए भी पूछा गया। जी। थैंक यू दिवाकर चौधरी सर सबसे पहले मेरे जितने भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा ऑन द बिहाफ ऑफ दिवाकर सर क्योंकि ये सभी ही जो निकल के आए हैं और जो बताएंगे वही तो सत्य है बाहर में अफवाह क्या चल रही है उसको एकदम इग्नोर करिए इन्होंने क्या बताया
कि पूरी तरह से फेयर है, क्लीन एंड फेयर है। इसलिए अगर बाहर में किसी तरह के अफ़वाह चल रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को इग्नोर करिए और पूरी तरह से आप इंटरव्यू पे फ़ोकस्ड रहिए। थैंक यू दिवाकर सर। और मैं अंत में जी सर, मैं अंत में हमारे जितने भी विषय के अभ्यर्थी बचे हुए हैं, जिनका इंटरव्यू है, तो उसको शुभकामनाएं भी देता हूँ और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि अफवाहों से बचें और अपनी तैयारी को आप ध्यान दें। आपका जो मूल जो रिसर्च पेपर है ना, जो आपका रिसर्च है, या जो आपके इनमें लेवल का जो भी आपने पढ़ा है ना, जो भी पत्र, जैसे एक सवाल था कि आप एमए में कौन कौन से पत्र पढ़े, तो 16 पत्र होते हैं, मैंने एक एक करके उनसे याद था, मैंने वो उनको बता दिया। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जैसे एक टाइम आया, जैसे मैं अपनी स्थापना दे रहा था, तो उसमें जो बोर्ड में मेंबर थे ना, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये नेपाली जी के समझ ये गलत नहीं, ये सही, और मुझे सफाई देने नहीं दिया गया। ठीक है, वो सफाई देने का मौका नहीं, क्योंकि उनको पता है, वो आपसे, आप जब भी वहां जाते हैं तो आप ये मान के चले कि वो आपसे बेहतर जानते हैं। तो अगर वो आपकी बात को काट रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि आप वो उस चीज को एक्सक्यूज करें या आप उसको कहें कि नहीं सर मैं जो कह रहा हूँ वही सर। आप उससे, अगर आप अपनी बात रख रहे हैं, अगर वो सत्य है, तो अगर इनकार भी कर रहे हैं ना, तो वो आपका एक्सेप्टेबल है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद दिवाकर सर। आपने बहुत ही अच्छे से सभी पहलुओं को रखा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे संबंधित बहुत अभ्यर्थियों के मन में कौतूहल भी होंगे जो कि आपसे पूछना चाहेंगे। लेकिन चूंकि समय की बाध्यता है, इसलिए सभी के प्रश्न हम अंत में लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अभ्यर्थी की ओर। डॉक्टर हर्षलता सिंह मैम, आप उपस्थित हैं? ओके। डॉक्टर चंदन कुमार, क्या आप सुन पा रहे हैं? ओके। डॉक्टर प्रियंका कुमारी मैम, आप सुन पा रही हैं? डॉक्टर प्रियंका कुमारी मैम। सॉरी, मैं अपने आप को अनम्यूट किया हुआ था, म्यूट किया हुआ था और मैं बोल रहा था, शायद आप सभी मुझे नहीं सुन पा रहे होंगे। ये डॉक्टर हर्षलता सिंह मैम, आप उपस्थित हैं? और डॉक्टर चंदन सर, आप क्या उपस्थित हैं? डॉक्टर प्रियंका कुमारी मैम, क्या आप सुन पा रही हैं? ओके। डॉक्टर श्वेता कुमारी सिंह मैम, क्या आप सुन पा रही हैं? एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, ये जो मैंने ये शुरू में डॉक्टर जो डिजिग्नेशन लगाया, मुझे नहीं पता कि आप डॉक्टरेट हैं या नहीं हैं, लेकिन मैंने कॉमनली सब में लगा दिया है, इसलिए डॉक्टर शब्द को आप इग्नोर भी कर सकते हैं अगर आप डॉक्टरेट नहीं हैं तो। डॉक्टर श्वेता कुमारी सिंह मैम, आपने यहाँ पे हैंड स्टेट किया है, शायद आप उपस्थित हैं। डॉक्टर श्वेता मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें काइंडली। जी हाँ, नीचे माइक होगा, आप माइक को टच करेंगी तो अनम्यूट कर पाएंगी। डॉक्टर मैं श्वेत प्रज्ञा बोल रही हूँ, आपने मेरा नाम लिया था क्या? जी नहीं मैम, अभी नहीं लिया था, मैं जस्ट आपको कॉल करता हूँ। डॉक्टर श्वेता मैम। ओके ओके सर। श्वेता मैम, काइंडली आप अपने आप को नीचे जो माइक दिया हुआ है उसे टच करके अपने आप को अनम्यूट करें, तभी हम सभी आपको सुन पाएंगे। ओके, शायद टेक्निकल प्रॉब्लम है मैम के साइड से। प्रज्ञा सिंह मैम, मैं आप ही को आमंत्रित करना चाहूँगा। अभी मैम के संग शायद कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। जी सर, नमस्कार। एक मिनट मैम, एक सेकंड, थोड़ा सा होल्ड करें प्लीज।